नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कबीरा एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 7 ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति कैसे एक दूसरे से जुड़ रही हैं? क्या सच में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में प्रश्नोत्तर के माध्यम से। इसमें हमने एनसीईआरटी के सभी प्रश्न, उसके साथ-साथ बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए अभी तक के सभी प्रश्न एवं यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को भी हमने इसमें कवर किया है। तो आइए प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इसको वैश्वीकरण को समझते हैं। पहला प्रश्न, वैश्वीकरण किस प्रक्रिया को संदर्भित करता है? आंसर देखते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। तो दुनिया भर में परस्पर जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस और निर्भरता बढ़ाने की प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह में वृद्धि, इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल जो फ्लो है उसमें जो भी इंक्रीज होता है वो वीडियो कर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह में वृद्धि, ये वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का वैश्वीकरण में क्या योगदान है? आंसर देखते हैं। इसने संचार को तात्कालिक यानी कि इंस्टेंटानियस बना दिया है। तात्कालिक, अब हम तत्काल कोई सूचना विश्व के संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के दौर में कौन सा देश प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो हम आंसर देख सकते हैं, चीन और भारत जो है वो वैश्वीकरण के दौर में प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। डेटा स्थानीयकरण यानी डेटा लोकलाइजेशन की बहस किस राजनीतिक मुद्दे से जुड़ी है? तो ये है आंसर, राष्ट्रीय संप्रभुता और डेटा सुरक्षा से। इसके लिए सरकार ने एक कानून भी लाया है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको नाम दिया गया है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती है? तो ये नव उदारवादी या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्वीकरण के साथ सबसे अच्छी तरह से मेल खाती है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्रोनिम का फुल फॉर्म है, विश्व व्यापार संगठन। अगला है सांस्कृतिक वैश्वीकरण में फ्यूजन। फ्यूजन शब्द का क्या अर्थ है? तो फ्यूजन का अर्थ है विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का आपस में घुलना मिलना, उसी को कहते हैं फ्यूजन। अगला प्रश्न, ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग से किस देश के सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है? ऑफशोरिंग, इससे सेवा क्षेत्र को, भारत के सेवा क्षेत्र को लाभ हुआ है। वैश्वीकरण के आलोचकों के अनुसार यह किसका विस्तार है? वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं तो किसका विस्तार है ये? पश्चिमी साम्राज्यवाद का। तो आलोचक कहते हैं कि ये वेस्टर्न जो वो था, इंपीरियलिज्म था, उसी का विस्तार है। क्या वैश्वीकरण ने वैश्विक गरीबी को कम किया है? उत्तर देखते हैं। कुछ क्षेत्रों जैसे पूर्वी एशिया में हाँ, लेकिन असमानताएं बढ़ी हैं। तो एक तरफ वैश्विक गरीबी को कम भी किया है कहीं कहीं पर, लेकिन जनरली असमानताएं जो है वो बढ़ी हैं। अगला प्रश्न, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का एक मुख्य नारा क्या है? तो उन्होंने कहा है, एक और दुनिया संभव है, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। जो लोग एंटी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं इसके लिए, वो कहते हैं कि एक और दुनिया संभव है। वैश्वीकरण के कारण किस वैश्विक संस्था की ताकत बढ़ी है? तो ये है यूएन, संयुक्त राष्ट्र और बहुराष्ट्रीय निगम, जो एमएनसीज आप देखते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनकी ताकत, उनकी रीच
और उनका प्रॉफिट बढ़ा है। अगला प्रश्न, भारत में वैश्वीकरण के बाद किस नीति को मनमोहनोमिक्स भी कहा जाता है? तो ये है 1991 के आर्थिक सुधारों की नीति को मनमोहनोमिक्स, और कभी-कभी इसे मनमोहन, और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, तो उसमें इसको राव मनमोहन डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। वैश्वीकरण ने किस प्रकार के श्रम के प्रवाह को सुगम बनाया है? तो आंसर है कुशल श्रम। जो स्किल्ड लेबर है, जैसे आईटी पेशेवर, उनके श्रम प्रवाह यानी कि हमारे यहाँ से, इंडिया से बाहर, उसको हम ब्रेन ड्रेन का भी नाम देते हैं। वैश्वीकरण के कारण किस क्षेत्र में सरकारी सब्सिडी कम हुई है? तो कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, अंतर्राष्ट्रीय कुछ देश कहते हैं कि अपने देश की कृषि में ज्यादा सब्सिडी देकर हमारे यहाँ वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती हैं कुछ सरकारें, इसलिए उस पर थोड़ा कम हुई है सब्सिडी। अगला है प्रोटेक्शनिज्म, जिसको संरक्षणवाद भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ वही है जो हम अभी तक देख रहे थे, मुक्त व्यापार के विरोध में आयात पर प्रतिबंध या शुल्क लगाना। तो यह है प्रोटेक्शनिज्म, इसको हम कहते हैं। हमेशा आप देखते हैं चर्चाओं में, अमेरिका जैसे देश प्रोटेक्शनिज्म की नीति को बहुत ही उग्रता से अपनाते हैं और हमेशा 25%, 50% ऐसे करके टैक्स बढ़ाते रहते हैं। यही है प्रोटेक्शनिज्म। सांस्कृतिक समरूपता किस संस्कृति को बढ़ावा देती है? उपभोक्तावादी संस्कृति, कंज्यूमर कल्चर को सांस्कृतिक समरूपता बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न, कौन सा कारक वैश्वीकरण की गति को धीमा कर सकता है? तो यह है व्यापार युद्ध, महामारी, या राष्ट्रवाद का उभय उदय जो है, ये ऐसे कारक हैं जो वैश्वीकरण की गति को धीमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत की विदेश नीति में वैश्वीकरण के बाद क्या बदलाव आया? आंसर देखते हैं। आर्थिक हितों को कूटनीति में अधिक महत्व दिया जाने लगा वैश्वीकरण के बाद भारत की विदेश नीति में। तो क्या हुआ? आर्थिक हितों को कूटनीति में अधिक महत्व दिया जाने लगा। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के कानून और समझौते बढ़े हैं? पर्यावरणीय और मानव अधिकार संबंधी समझौते वैश्वीकरण के कारण बढ़े हैं। ब्रेन ड्रेन, हमने पहले भी बात की इसके बारे में। ब्रेन ड्रेन किसके प्रवाह से संबंधित है? तो लोगों, कुशल पेशेवरों के एक देश से दूसरे देश में जाने के प्रवाह से ब्रेन ड्रेन संबंधित है। वैश्वीकरण के कारण सरकारों की भूमिका प्रबंधक से बदलकर क्या हो गई है? तो सरकारों की भूमिका अब सुविधा प्रदाता यानी कि फैसिलिटेटर या नियामक अर्थात रेगुलेटर की हो गई है। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड क्या है? तो यह है इंटरनेट और तकनीकी पहुंच के मामले में अमीर और गरीब देशों, लोगों के बीच का अंतर, इसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। वैश्वीकरण के प्रतिरोध में लेफ्ट विंग, वामपंथी दल मुख्य रूप से किसका विरोध करते हैं? ये नव उदारवादी आर्थिक नीतियों और असमानता का विरोध करते हैं। कौन? वामपंथी दल या लेफ्ट विंग जिसको हम कहते हैं। कुछ हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर लिए हैं, आइए जानते हैं। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस तरह से आपको एक ऑप्शन छांटना होगा, या लिखने के लिए भी पूछें तो ऐसा कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को समझाइए। तो हम कैसे लिखेंगे? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है जिसमें सामान, पूंजी, लोग, ज्ञान, विचार और संस्कृति का सीमाओं के पार आसान प्रवाह शामिल है। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी आयाम होते हैं। वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में कौन सा कथन सही है? आंसर देखते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव सभी राज्यों और समाजों पर असमान रहा है। कुछ समाजों और राज्यों को इससे अधिक लाभ हुआ है, जबकि अन्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन हमने कथन कारण वाले क्वेश्चन जो जो एमसीक्यूज होते हैं वहां से लिए हैं, लेकिन ये डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में भी।
तो आंसर इसका देखते हैं। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है, कारक भी कह सकते हैं, फैक्टर। इंटरनेट, टेलीफोन और माइक्रोचिप जैसी तकनीकों ने विश्वव्यापी जुड़ाव को संभव बनाया है। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी पारस्परिकता वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस क्या है? इसके प्रमुख घटक क्या हैं? तो देखते हैं। विश्वव्यापी पारस्परिकता का अर्थ है विश्व भर में विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की आवाजाही। इसके प्रमुख घटक हैं प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी जैसे संचार के साधन। आर्थिक निर्भरता, बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं का विश्व स्तर पर अपनाया जाना। संस्कृति, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कुछ हद तक सांस्कृतिक समरूपता का प्रसार। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में कैसे योगदान दिया है? टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है, कैसे योगदान दिया है? तो देखते हैं। प्रौद्योगिकी ने संचार और परिवहन की गति को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे लोग, सामान और विचार दुनिया भर में तेजी से और आसानी से घूम सकते हैं। इसने दुनिया के लोगों को हर घटना के बारे में तुरंत सूचित रहने और आपस में जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद की है। अगला प्रश्न, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विजातीयता, कल्चरल हेट्रोजेनिटी होती है? आंसर देंगे। यह एक जटिल मुद्दा है। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता यानी कि एक जैसी संस्कृति और सांस्कृतिक विजातीयता, सांस्कृतिक अंतर का बढ़ना दोनों हो सकते हैं। एक और यह वैश्विक स्तर पर एक सामान्य संस्कृति को बढ़ावा देता है, जैसे पश्चिमीकरण। तो सभी लोग पश्चिमीकरण की नकल करते हैं, पश्चिमी देशों की। तो दूसरी ओर यह स्थानीय संस्कृतियों को एक दूसरे के बारे में अधिक जागरूक बनाता है और उन्हें बढ़ावा देने के अवसर भी प्रदान करता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या है? भारत पर इसका क्या असर हुआ है? आंसर देखते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों में मुक्त बाजार व मुक्त व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका शामिल है। भारत के संदर्भ में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी आई है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। फिर से कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं सीबीएसई के, जो थोड़े लॉन्ग आंसर में हो सकते हैं। बिल्कुल, हमने यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स को भी लिया है। सीबीएसई के पीवाईक्यूज हैं। वैश्वीकरण क्या है? इसके मुख्य घटक, आयाम क्या है? तो देखते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो दुनिया भर में विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के कारण बढ़ती हुई परस्पर संबद्धता और निर्भरता को दर्शाती है। यह केवल आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम हैं। मुख्य घटक या आयाम, आर्थिक आयाम, इसमें मुक्त व्यापार, बहुराष्ट्रीय निगमों एमएनसीज का विस्तार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक की भूमिका शामिल है। राजनीतिक आयाम, इसमें राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बढ़ता प्रभाव और सरकारों की नीति निर्माण क्षमताओं में बदलाव शामिल है। सांस्कृतिक आयाम, इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे खान पान, पहनावा, संगीत के साथ साथ कुछ हद तक पश्चिमी संस्कृति का प्रसार, सांस्कृतिक समरूपता और स्थानीय संस्कृतियों के प्रति जागरूकता, सांस्कृतिक विजातीयता दोनों शामिल हैं। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में कैसे योगदान दिया है? ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, देखते हैं। उत्तर, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण है। इसने संचार और परिवहन को क्रांतिकारी बना दिया है। संचार की गति, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप और इंटरनेट जैसे आविष्कारों ने संचार को तात्कालिक बना दिया है।
लोग दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। आवाजाही में आसानी, परिवहन के उन्नत साधनों ने वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों को दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अधिक तेजी और आसानी से जाने में मदद की है। अगला प्रश्न, क्या वैश्वीकरण से राज्य की संप्रभुता, सॉवरेनिटी का ह्रास होता है? उत्तर, यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि वैश्वीकरण से राज्य की संप्रभुता का ह्रास होता है, लेकिन इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रभाव देखते हैं। वैश्वीकरण के कारण राज्य सरकारों को कई वैश्विक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों और समझौतों का पालन करना पड़ता है। इससे उनकी पूर्ण स्वायत्ता कुछ हद तक सीमित होती है। बढ़ती भूमिका, हालांकि वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। राज्य आज भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की आलोचना के साथ देखते हैं उत्तर। भारत पर वैश्वीकरण के मिश्रित आर्थिक प्रभाव पड़े हैं। पहला है सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक विकास। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश, करों में कमी ने विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नए रोजगार पैदा हुए, जैसे एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फास्ट फूड सेक्टर। बेहतर सेवाएं, संचार और अन्य सेवा क्षेत्रों में सुधार हुआ। नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। आलोचना, आर्थिक असमानता, वैश्वीकरण का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिला है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। छोटे उद्योगों को नुकसान, छोटे स्थानीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, जिससे कई उद्योग बंद हो गए। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, कृषि क्षेत्र में सरकारी सहायता में कमी देखी गई है, जिससे किसानों पर दबाव बढ़ा है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आंसर देखते हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को दो मुख्य दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। पहला है सांस्कृतिक समरूपता, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। वैश्वीकरण से एक सामान्य विश्व संस्कृति, अक्सर पश्चिमी या अमेरिकी का प्रसार होता है। लोग एक ही तरह के कपड़े जैसे ब्लू जीन्स, खान पान जैसे मैकडोनाल्ड्स और त्योहार जैसे वैलेंटाइन डे अपनाने लगे हैं, जिससे स्थानीय संस्कृतियों के नष्ट होने का डर है। अगला है सांस्कृतिक विजातीयता, अर्थात कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। दूसरी ओर वैश्वीकरण ने स्थानीय संस्कृतियों को भी बढ़ावा दिया है। लोग अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं और उसे ऑनलाइन या वैश्विक मंचों के माध्यम से दुनिया के सामने ला सकते हैं। अब हम देखते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछे गए पीवाईक्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, प्लस यूपीएससी और यूपीपीसीएस में तो ये क्वेश्चन आए हुए ही हैं। तो देखते हैं प्रश्न, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी उत्प्रेरक का काम करती है, मोटिवेटर का। टिप्पणी कीजिए। यूपीएससी जीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देखते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। प्रौद्योगिकी ने, टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण की गति और दायरे को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। वैश्वीकरण मूलतः विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की गतिशीलता है। किस किस की? विचारों, पूंजी, लोगों और वस्तुओं की गतिशीलता है, जिससे तकनीक ने संभव बनाया है। संचार क्रांति 1990 के दशक में इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर और माइक्रोचिप के प्रसार ने सूचना के प्रवाह को तात्कालिक बना दिया। एक विचार या समाचार पल भर में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। परिवहन में दक्षता, बेहतर विमानन, शिपिंग, कंटेनर और लॉजिस्टिक्स ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ग्लोबल सप्लाई चेन को संभव बनाया है। आज सामान का उत्पादन एक देश में होता है, असेंबलिंग दूसरे में और बिक्री तीसरे या किसी अन्य देश में।
वित्तीय प्रवाह, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और डिजिटल मुद्रा ने पूंजी यानी पैसा को बिना किसी भौतिक बाधा के विश्व स्तर पर स्थानांतरित करना आसान बना दिया है। सेवा क्षेत्र का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं, आईटीईएस ने ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग को जन्म दिया है, जिससे भारत जैसे देशों को भारी लाभ हुआ है, जैसे कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर सेवाएं। संक्षेप में तकनीकी प्रगति के बिना आज जिस स्तर का वैश्वीकरण हम देखते हैं, वह संभव नहीं था। इस तरह से अगला प्रश्न फिर से यूपीएससी मेंस में और यूपी पीसीएस दोनों के मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, वैश्वीकरण ने भारत के सांस्कृतिक जीवन को किस हद तक प्रभावित किया है? विश्लेषण कीजिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। वैश्वीकरण का भारत के सांस्कृतिक जीवन पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा है, जिसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है। सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले देखते हैं। सांस्कृतिक विजातीयता, इसके अंदर जागरूकता और आदान प्रदान, भारतीय संस्कृति जैसे योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड संगीत और व्यंजन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। विकल्पों की उपलब्धता, नागरिकों के पास खान पान, पहनावे जैसे ब्लू जीन्स के साथ भारतीय परिधान और मनोरंजन के अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं। सामाजिक सुधारों में मदद, वैश्विक मानवाधिकारों, लैंगिक समानता और पर्यावरण जागरूकता के विचारों ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों को बल दिया है। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स। नकारात्मक प्रभाव में सांस्कृतिक समरूपता, पहला हेडिंग है इसका पश्चिमीकरण और समरूपता। मैकडोनाल्डाइजेशन और कोका कोलाइजेशन जैसी अवधारणाएं भारतीय समाज में देखी जाती हैं, जहां पश्चिमी जीवन शैली और उपभोक्तावाद हावी हो रहे हैं। अगला है स्थानीय संस्कृति का क्षरण। स्थानीय बोलियां, पारंपरिक कलाएं और क्षेत्रीय खान पान की आदतें मुख्य धारा की वैश्विक संस्कृति के सामने कमजोर पड़ रही है। अगला है उपभोक्तावाद को बढ़ावा। मीडिया और विज्ञापन के माध्यम से अत्यधिक उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। निष्कर्षतः वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से विस्थापित नहीं किया है, बल्कि एक संकर संस्कृति हाइब्रिड कल्चर को जन्म दिया है, जहां स्थानीय और वैश्विक तत्व सह अस्तित्व में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों की विवेचना कीजिए। क्या वैश्वीकरण से राज्य की संप्रभुता कमजोर हुई है? यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के मेंस में पूछा गया प्रश्न। आंसर देखते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम जटिल हैं। संप्रभुता पर इसका प्रभाव बहस का विषय है। राजनीतिक परिणाम, राज्य की क्षमता में कमी। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा कमजोर हुई है, क्योंकि राज्य अब विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं द्वारा निर्धारित बाजार अनुकूल नीतियों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बढ़ती भूमिका, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं का प्रभाव बढ़ा है, जिससे राष्ट्रीय सरकारों की स्वायत्ता कुछ हद तक प्रभावित होती है। गैर राज्य कार्यकर्ताओं का उदय, नॉन स्टेट एक्टर्स इनको कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम, एमएनसी, एनजीओ जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और यहां तक कि आतंकवादी समूहों जैसे गैर राज्यकर्ताओं का वैश्विक राजनीति में प्रभाव बढ़ा है। संप्रभुता पर प्रभाव, संप्रभुता सोवरेंटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसका रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। राज्य अभी भी सर्वोच्च सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन उन्हें अकेले फैसले लेने की बजाय वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद के लिए सहयोग करना पड़ता है। आज राज्य आज भी अपनी प्राथमिक भूमिकाएं कानून व्यवस्था, रक्षा निभाते हैं, लेकिन आर्थिक नीतियां अक्सर वैश्विक बाजार की ताकतों से प्रभावित होती हैं। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं हमने
जो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए उन्हें भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अवरोध, क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण के आलोचक अक्सर तर्क देते हैं कि यह प्रक्रिया, पहला, आर्थिक असमानता, अमीर देशों और गरीब देशों के बीच, साथ ही देशों के भीतर अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई को बढ़ाती है। सांस्कृतिक क्षरण, यह स्थानीय और पारंपरिक संस्कृतियों पर पश्चिमी संस्कृति थोपती है, जिससे सांस्कृतिक समरूपता, होमोजेनाइजेशन पैदा होती है। राज्य की कमजोर संप्रभुता, यह सरकारों की निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है और उन्हें बहुराष्ट्रीय निगमों एमएनसीज के आगे झुकने पर मजबूर करती है। नव उपनिवेशवाद, यह तर्क दिया जाता है कि यह आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों द्वारा गरीब देशों का एक नया प्रकार का उपनिवेशवाद है। अगला प्रश्न, भारत में वैश्वीकरण के प्रति प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ इन इंडिया के विभिन्न रूप क्या थे? तो आंसर देखते हैं। भारत में वैश्वीकरण का विरोध विभिन्न क्षेत्रों से हुआ। पहला, आर्थिक विरोध, वामपंथी दल और किसान संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश, पेटेंट कानूनों में बदलाव और सब्सिडी घटाने का विरोध करते हैं। दूसरा, सांस्कृतिक विरोध, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन जैसे स्वदेशी जागरण मंच, पश्चिमी प्रभाव जैसे वैलेंटाइन डे फास्ट फूड का विरोध करते हैं। थर्ड वन इज एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे समूह विकास योजनाओं के कारण विस्थापन और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का विरोध करते हैं, जो अक्सर वैश्विक आर्थिक नीतियों से प्रेरित होते हैं। वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, उदाहरणों के साथ सिद्ध कीजिए। आंसर देखते हैं। यह कथन सही है। वैश्वीकरण एक व्यापक बहुआयामी प्रक्रिया है। आर्थिक वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं का मुक्त प्रवाह, राजनीतिक राज्य की भूमिका में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव, सांस्कृतिक देखें तो विचारों, मूल्यों, फैशन और जीवन शैली का आदान प्रदान, उदाहरण ब्लू जीन्स, योग का वैश्विक प्रसार, प्रौद्योगिकी, संचार क्रांति जिसने इन सभी प्रवाहों को संभव बनाया। यूपीएससी मेंस और यूपीपीसीएस मेंस के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विश्लेषणात्मक और विस्तृत। तो आइए देखते हैं। सिविल सेवा परीक्षाएं विषयों की आलोचनात्मक समझ और व्यापक विश्लेषण की अपेक्षा करती हैं। इसी क्रम में हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। पहला प्रश्न, वैश्वीकरण ने कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को कमजोर किया है, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जीएस2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों परीक्षाओं के लिए आंसर देखते हैं। चलिए, पस- परिचय, वैश्वीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो दुनिया भर में विभिन्न समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों के बीच बढ़ती हुई अंतर संबंधता, इंटरकनेक्टेडनेस और निर्भरता को संदर्भित करती है। कैसे कमजोर किया है? बाजार की ताकतों का प्रभुत्व, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सरकारों को निजीकरण और विनिवेश के लिए मजबूर करते हैं, जिससे सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी खर्च कम होता है। कर प्रतिस्पर्धा, टैक्स की, एमएनसीज को आकर्षित करने के लिए सरकारें कर दरें घटाती हैं, टैक्स की दरें कम करती हैं, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्व कम हो जाता है, कम धन बचता है सरकारों के पास। पूंजी का पलायन, यदि कोई सरकार सामाजिक सुरक्षा बढ़ाती है तो पूंजी आसानी से दूसरे देश में चली जाती है, जिससे सरकार दबाव में आती है। समालोचना, बचाव, दूसरा पक्ष, राज्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी भूमिका बदल गई है, नियामक से सहायक तक। कुछ राज्य स्कैंडिनेवियाई देश अभी भी मजबूत कल्याणकारी मॉडल बनाए हुए हैं। वैश्वीकरण से बढ़ा राजस्व कुछ क्षेत्रों में कल्याणकारी खर्च को बढ़ाने में भी मदद करता है, जैसे स्वास्थ्य तकनीक। निष्कर्ष देखते हैं। वैश्वीकरण ने निश्चित रूप से पारंपरिक कल्याणकारी राज्य के मॉडल को चुनौती दी है, जिससे सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्गठित करना पड़ा है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के युग में बहुराष्ट्रीय निगमों एमएनसीज की बढ़ती शक्ति और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच के द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए। यूपीपीसीएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विस्तृत उत्तर। परिचय, एमएनसी को आर्थिक महाशक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे वैश्विक आर्थिक एजेंडा तय करने,
राष्ट्रीय सरकारों की नीतियों को प्रभावित करने और विश्व व्यापार के स्वरूप को आकार देने की क्षमता रखती हैं। एमएनसीज की शक्ति और संप्रभुता पर प्रभाव, नीति निर्माण में हस्तक्षेप। एमएनसीज निवेश वापस लेने की धमकी देकर सरकारों को अपनी पसंद की नीतियां जैसे श्रम कानून में ढील, कर अवकाश बनाने पर मजबूर करते हैं। नियामक चुनौतियां, ये कंपनियां अक्सर राष्ट्रीय कानूनों से बचने के लिए अपने संचालन को विभिन्न देशों में फैला देती हैं। डेटा संप्रभुता, तकनीकी दिग्गज गूगल, फेसबुक के पास भारी मात्रा में डेटा है, जिस पर राष्ट्रीय सरकारों का नियंत्रण सीमित होता है। द्वंद्व का विश्लेषण, सरकारें रोजगार और निवेश के लिए एमएनसीज पर निर्भर हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित और नियमन रेगुलेशन उनकी संप्रभुता के लिए आवश्यक हैं। यह निर्भरता ही द्वंद्व को जन्म देती है। निष्कर्षतः इस द्वंद्व को केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मजबूत वैश्विक नियामक ढांचे और राष्ट्रीय कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन एनफोर्समेंट के माध्यम से ही प्रबंधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक समरूपता और विजातीयता दोनों ही वैश्वीकरण के परिणाम हैं। भारत के विशेष संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। यूपीएससी जीएस 1 और यूपीपीसीएस जीएस 1 के लिए ये एक मेन क्वेश्चन इंपोर्टेंट आंसर देखते हैं। परिचय, वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक प्रभाव और उसके दोहरे परिणाम। सामरूपता यानी कि होमोजेनाइजेशन के उदाहरण भारत में पश्चिमी खान-पान, फास्ट फूड, पहनावा, जीन्स, संगीत, पॉप और भाषा अंग्रेजी का बढ़ता प्रभुत्व। एक वैश्विक मध्यम वर्ग का उदय जिसकी जीवन शैली समान है। विजातीयता देखते हैं, हेट्रोजेनाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन के उदाहरण भारत में फ्यूजन संस्कृति, भारतीय संगीत में पश्चिमी वाद्य यंत्रों का उपयोग ए आर रहमान ने किया। योग और आयुर्वेद का वैश्विक ब्रांड बनना, भारतीय व्यंजनों जैसे करी का विश्व स्तर पर लोकप्रिय होना, स्थानीय पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ना, स्थानीय त्योहारों का डिजिटल प्रचार। निष्कर्ष देखते हैं, वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक परिदृश्य को जटिल बना दिया है। यह एक तरफा प्रभाव नहीं है, बल्कि एक परस्पर क्रिया है जहां संस्कृतियां न केवल मिश्रित हो रही हैं, विजातीयता, बल्कि एक वैश्विक मुख्यधारा भी बना रही हैं। समरूपता, बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ देखेंगे आंसर, इसमें ऑप्शन हम केवल राइट आंसर को ही पढ़ेंगे। दुनिया भर में विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के कारण परस्पर संबद्धता को वैश्वीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मुख्य कारण है? तो इसका वैश्वीकरण क्या था? टेक्नोलॉजी जब बढ़ी थी तब से आया। तो बेहतर परिवहन और संचार प्रौद्योगिकियां इसका वैश्वीकरण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न, भारत ने नई आर्थिक नीति एलपीजी के हिस्से के रूप में वैश्वीकरण को कब अपनाया? तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। आंसर ऑप्शन बी, 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति एलपीजी के हिस्से के रूप में ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। एलपीजी था उसका पूरा नाम। वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम में किसका प्रभाव शामिल नहीं है? तो देखिए, पूंजी, वस्तुएं, लोगों का तो होता है प्रभाव, लेकिन वीटो पावर का कोई ऐसा प्रभाव वैश्वीकरण में शामिल नहीं है। सांस्कृतिक समरूपता का, कल्चरल होमोजेनाइजेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? भारत में योग का प्रचार, विभिन्न देशों में स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता, दुनिया भर में ब्लू जींस जींस तो ये जो ऑप्शन सी है वो ही सांस्कृतिक समरूपता, यानी कि सभी देशों की संस्कृति एक जैसी हो जाना। तो ये दुनिया भर में ब्लू जींस का लोकप्रिय होना उसका एक जो है उदाहरण है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन का। वर्ल्ड सोशल फोरम किस गतिविधि से जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा होगा? ये जुड़ा है वैश्वीकरण के प्रतिरोध और आलोचना के लिए एक मंच के रूप में। हमने इसको पहले देखा। वैश्वीकरण के कारण राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वैश्वीकरण के कारण राज्य की संप्रभुता क्या हुई है? कुछ हद तक क्षरण हुआ है, प्रभावित हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा वैश्वीकरण का आलोचक नहीं है? वैश्वीकरण का आलोचक डब्ल्यूटीओ तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। बाकी वामपंथी दल, भारतीय किसान यूनियन, वर्ल्ड सोशल फोरम उसके आलोचक हैं। किसके? वैश्वीकरण के। अगला प्रश्न, आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को अक्सर किसके प्रभाव में माना जाता है?
तो आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में IMF और WTO जैसी संस्थाएं किसके प्रभाव में है? ये शक्तिशाली पश्चिमी देशों के प्रभाव में है। आउटसोर्सिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है अपने देश से बाहर जाकर नौकरी खोजना या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम करना, अथवा कोई कंपनी अपनी सेवाएं किसी बाहरी या विदेशी स्रोत से प्राप्त करे। तो ये ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। जब कोई कंपनी अपनी सेवाओं को किसी विदेशी या बाहरी स्रोत से प्राप्त करे तो उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। वैश्वीकरण के समर्थकों का मुख्य तर्क क्या है? यह केवल अमीरों को लाभ पहुंचाता है, या यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और संपर्क बढ़ाता है? तो ये वैश्वीकरण के मुख्य समर्थकों की बात करते हैं कि ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जबकि इसके आलोचक कहते हैं कि ये केवल अमीरों को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न, नियो कॉलोनियलिज्म नव उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग कौन करता है? तो ये करते हैं वैश्वीकरण के आलोचक। कहते हैं कि ये एक तरह से नया उपनिवेशवाद ही है। वैश्वीकरण, भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो वो हुआ है सेवा क्षेत्र, IT और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न संकर संस्कृति, हाइब्रिड कल्चर का क्या अर्थ है? तो केवल पश्चिमी संस्कृति अपनाना नहीं, संस्कृति स्थानीय संस्कृति को छोड़ देना नहीं, विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण होकर एक नई संस्कृति बनना, यही कहलाता है हाइब्रिड संस्कृति। ये किसकी वजह से होता है? तो ये वैश्वीकरण की वजह से होता है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका को सबसे सटीक रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? एक अवरोधक, एक उत्प्रेरक, तो ये एक मोटिवेटर या कैटालिस्ट है। कौन? प्रौद्योगिकी। ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सहायक है। कौन सा कथन वैश्वीकरण के बारे में सही नहीं है? बहुआयामी प्रक्रिया है, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी देशों पर समान रूप से पड़ा है, ये गलत है, क्योंकि ये सही नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव सभी देशों पर एक समान नहीं पड़ा है। हमने ऐसा पढ़ा है अब से पहले। वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय सरकारों की कर टैक्स नीतियां अक्सर किस ओर झुकती हैं? तो ये क्या करते हैं? कर की दरों को घटा देते हैं निवेश आकर्षित करने के लिए। ये वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय सरकारों की टैक्स नीतियां, झुकाव होता है इनमें। 1990 के दशक में आई संचार क्रांति में किस तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये कौन सा था? हमने देखा था माइक्रोचिप और इंटरनेट जैसी चीजें। क्या था? 1990 के दशक में आई संचार क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान इनका था, माइक्रोचिप और इंटरनेट का। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों के कारण किस भावना में वृद्धि हुई है? अलगाववाद में, राष्ट्रीयवाद और स्थानीय पहचान के प्रति जागरूकता में, या राजतंत्र, या उपनिवेशवाद? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि वैश्वीकरण के जब सांस्कृतिक प्रभाव हुए हैं तो एक और भावना बढ़ गई है। क्या? राष्ट्रवाद और स्थानीय पहचान के प्रति भी अवेयरनेस बढ़ी है, जागरूकता। भारत में वैश्वीकरण का विरोध करने वाले प्रमुख संगठन कौन कौन से? तो हमने पहले देखा, भारतीय किसान यूनियन और वामपंथी दल वैश्वीकरण का विरोध करने वाले प्रमुख संगठन हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना हुई है 1995 में। इसका पहले नाम GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसको नाम बदलकर WTO किया गया। वैश्वीकरण के कारण किसकी गतिशीलता सबसे आसान हो गई है? तो ये किसकी? वस्तुओं और पूंजी की गतिशीलता। वैश्वीकरण ने किस प्रकार के राज्य मॉडल को चुनौती दी है? तो इसने कल्याणकारी राज्य जो मॉडल था उसको चुनौती दी है। वैश्वीकरण के कारण पर्यावरणीय समस्याओं पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है? तो ये पड़ा है, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वैश्विक चिंता का विषय बन गई हैं और उन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। बहुआयामी परिघटना, मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये वैश्वीकरण के लिए ही किया जाता है, क्योंकि ये कई डायमेंशंस में अपना कार्य करता है। इसीलिए ये हमने आज देखा चैप्टर्स सभी कंप्लीट। इसको तो ये थे NCERT क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 7 ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स, UPPCS, UPSC जैसी सभी परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने देखे, और ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज आपको इस चैप्टर्स का प्रदान करता है। ये सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो
देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।